आज आप लोगों के नीट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ब्लॉक सिस्टम एंड फ्रिक्शन हम कवर करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में समहाउ बच्चों को काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है और इस चैप्टर को वो टफ समझते हैं। तो आज हम इस चैप्टर का कंप्लीट जो है इसके एनालिसिस करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी डाउट है उसको हम कवर कर लेंगे। यूजुअली इस चैप्टर का जो प्रेमाइसिस या जो सेटअप होता है कुछ इस तरह से होता है कि सपोज करो एक बॉक्स है, इसका मास m2 है और ये एक दूसरे बॉक्स के ऊपर रखा हुआ है जिसका मास जो है वो m1 है और ये पूरा जो बॉक्स जो है एक सरफेस पे रखा हुआ है। ओके, अभी मान रहे हैं ये सरफेस जो स्मूथ है यानी इसके ऊपर फ्रिक्शन जो है वो 0 है और ये जो m2 जो बॉक्स है और m1 बॉक्स है, इन दोनों के बीच में जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, यानी इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन जो है वो प्रेजेंट है। अब सपोज करो m1 बॉक्स पर अगर आप फोर्स F लगा रहे हो तो आपको बताना है कि दोनों बॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा, दोनों बॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो मैं लिख रहा हूँ एक्सेलरेशन फॉर बोथ द बॉक्स। ठीक है, इस एक क्वेश्चन को अगर हम आंसर करेंगे तो इस तरह के जितने क्वेश्चन आते हैं हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को एनालाइज करने के लिए देखो बच्चों कि सबसे पहले हमको ये मानना है कि बोथ बॉक्स आर मूविंग टुगेदर। सबसे पहले हम एज्यूम कर रहे हैं, ये एज्यूम कर रहे हैं कि दोनों बॉक्स जो हैं वो एक साथ मूव कर रहे हैं। अगर दोनों बॉक्स अगर एक साथ मूव करेंगे तो m1 और m2 दोनों की वेलोसिटी या दोनों की वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों का एक जैसा ही होगा, क्योंकि अगर m1 का एक्सेलरेशन अलग है, m2 का एक्सेलरेशन अलग है, तो एक साथ कहाँ मूव कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर दोनों बॉक्स अगर एक साथ मूव कर रहे हैं इस फोर्स की वजह से, तो कहने का मतलब ये m1 m2 जो है वो एक यूनिट मास या एक ब्लॉक की तरह काम करेंगे और इस पूरे ब्लॉक पर आपने F फोर्स लगाया है तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो फोर्स अपॉन मास होता है। तो यहाँ पर अगर ये पूरा का पूरा चंक जो है m2 m1 मास एक साथ एक ब्लॉक की तरह काम कर रहे हैं तो कंबाइंड मास कितना हो जाएगा, F डिवाइडेड बाई m2 प्लस m1। तो ये जो है कंबाइंड एक्सेलरेशन। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों बॉक्स अगर एक साथ मूव करेंगे तो जो इन दोनों बॉक्स का जो एक्सेलरेशन होगा, दोनों का चाहे m1 हो चाहे m2 हो, उसका एक्सेलरेशन F अपन m2 प्लस m1 होगा। ओके, तब देखो अब चूंकि जो बॉक्स m1 है उसके ऊपर ये जो एक्सेलरेशन इस फोर्स F की वजह से आ रहा है। बॉक्स m1 है उसके ऊपर जो ये जो AC जो अपने कंबाइंड अभी जो कॉमन एक्सेलरेशन निकाला है इस फोर्स F की वजह से आ रहा है, लेकिन m2 के ऊपर तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, आपने कोई फोर्स तो इसके ऊपर अप्लाई नहीं किया, तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन कहाँ से आ रहा है। तो इसके ऊपर एक्चुअल में क्या हो रहा है बच्चों कि जैसे ही आप फोर्स F m1 पर लगा रहे हो तो जो बॉक्स m1 है आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है। जब ये आगे की तरफ मूव कर रहा है तो m2 जो है वो m1 के कंपेयर में पीछे की तरफ मूव कर रहा है, यानी m2 का जो रिलेटिव मोशन जो है बेटा ये पीछे की तरफ है। इस वजह से क्या होगा कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है m2 पर जो है वो आगे की तरफ लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है m2 पर आगे की तरफ लगेगा। आ रहा है समझ में ना, क्योंकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो क्या करता है, वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो जब m1 आगे की तरफ मूव कर रहा है फोर्स F की वजह से, तो m2 जो होगा उसका रिलेटिव मोशन क्या होगा, वो पीछे की तरफ होगा। ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन m2 पर किस तरफ लगेगा, वो आगे की तरफ लगेगा। और याद रखो बच्चों कि सेम यही जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो m1 पर पीछे की तरफ लगेगा, m1 पर पीछे की तरफ लगेगा। अच्छा, कई लोगों को इसमें ये भी डाउट निकलता है कि जब हम कंबाइंड एक्सेलरेशन निकाल रहे थे तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम कंसिडरेशन में क्यों नहीं ले रहे थे। उसका रीज़न ये था क्योंकि जब आप कंबाइंड एक्सेलरेशन जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो m1 m2 एक मास की तरह काम कर रहे हैं और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जा रहा है, इंटरनल फोर्स हो जा रहा है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो इंटरनल फोर्स हो जा रहा है और जिस वजह से इसका जो हमको मालूम है कि इंटरनल फोर्स की वजह से जो है एक्सेलरेशन जो है कभी भी अल्टर नहीं होता है। ठीक है ना, क्योंकि ये फोर्स क्या हो गया, इंटरनल फोर्स हो गया। ओके, अच्छा अब आगे बात करते हैं कि जो m2 बॉक्स है अगर इसको इस कंबाइंड एक्सेलरेशन से मूव करना है तो इसके ऊपर जो फोर्स है वो कितना लगेगा, m2 कंबाइंड एक्सेलरेशन। और ये फोर्स कहाँ से आ रहा है, ये फोर्स आ रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से आ रहा है।
तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू जो है ये M2AC से ज़्यादा या इसके बराबर होनी चाहिए, M2AC से या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो बेटा यही कंडीशन है, कंडीशन फॉर बोथ बॉक्स मूविंग टुगेदर। तो देखो सिंपल सा फंडा है, जिस बॉक्स के ऊपर आपने फोर्स लगाया उसके ऊपर तो फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से मूव कर रहा है। दूसरा बॉक्स जिसके ऊपर फोर्स आपने अप्लाई नहीं किया वो क्यों मूव कर रहा है, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से मूव कर रहा है। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू है, और हमको पता है बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू है यहीं तक मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है। होपफुली आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन में जो डिफरेंस पता होगा। तो ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू जो है, जो नीडेड फोर्स है M2AC के ज़्यादा या उसके एटलीस्ट उसके बराबर होना चाहिए, तभी ये दोनों बॉक्स जो है एक साथ मूव करेंगे। और अगर इसकी वैल्यू जो है किसी भी रीजन से, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है किसी भी रीजन से M2AC से कम हो गया तो क्या होगा, दोनों बॉक्स जो है वो सेपरेट मूव करेंगे, दोनों बॉक्स जो है वो सेपरेट मूव करेंगे। ओके, तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चों, इसको अपने में को ध्यान में रखते हुए हमको सारे MCQ सॉल्व करने हैं। इसी से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब देखो इस पे हम देखते हैं, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम। देखो इसमें जो है अपर ब्लॉक जो है उसका मास 5 kg है, लोअर ब्लॉक है उसका मास 10 kg है। अपर ब्लॉक्स पे आप 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो। तो सबसे पहले हम मान ले रहे हैं कि दोनों बॉक्स एक साथ मूव कर रहे हैं। तो अगर दोनों बॉक्स एक साथ मूव करेंगे तो कंबाइंड एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और टोटल मास, तो ये हो जाएगा 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब जो अपर बॉक्स में जो ये एक्सेलरेशन है तो इस 50 न्यूटन की फोर्स की वजह से आ रहा है, लेकिन जो लोअर वाला बॉक्स है उसके ऊपर ये एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा, ये आएगा आपको इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से। तब आप फोर्स ऑफ तो लोअर बॉक्स जो है उसका मास 10 kg है और उसको अगर एक साथ कंबाइंड मूव करना है तो उसका एक्सेलरेशन 10/3, यानी उसके ऊपर जो कंबाइंड मूव करना है तो उस पर 100/3 न्यूटन का फोर्स लगना चाहिए, इतना फोर्स लगना चाहिए। ये फोर्स कहाँ से आएगा, ये फोर्स आएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से। तब आप देखो अपर बॉक्स पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, इस पे हम देखेंगे म्यू mg। तो म्यू की वैल्यू कितनी है 0.4, मास जो है वो 5 kg, यही लगाएगा ना, n की वैल्यू 5 kg और g की वैल्यू हम 10 ले रहे हैं। तो ये हो गया बेटा 20 न्यूटन। तो यहाँ पर देखोगे बेटा कि जो फ्रिक्शन से जो फोर्स आ रहा है वो 20 न्यूटन आ रहा है और जो नेट फोर्स चाहिए एक साथ कंबाइंड मूव करने के लिए 100/3 यानी करीब करीब 33.3 न्यूटन चाहिए। तो जो फ्रिक्शन की वजह से इतना फोर्स इसको मिल ही नहीं पाएगा, इसीलिए क्या होंगे, दोनों बॉक्स अलग अलग मूव करेंगे। अगर ये दोनों बॉक्स सेपरेटली मूव कर रहे हैं तो अब आपको बताना है कि बॉक्स बी का एक्सेलरेशन क्या होगा और बॉक्स ए का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं बॉक्स ए का एक्सेलरेशन। तो ए के ऊपर नेट फोर्स कितना है, इसमें आगे की तरफ 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। पीछे की तरफ क्या होगा बेटा, इसमें पीछे की तरफ क्या होगा, फ्रिक्शन लगेगा तो -20 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितना होगा बेटा 30 न्यूटन का नेट फोर्स। मास कितना है 5 kg, तो 30/5, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो अपर बॉक्स है उसका एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। अब जो देखो 10 kg वाला बॉक्स है, अगेन ये अपर बॉक्स जो है ये आगे की तरफ मूव कर रहा है। अपर बॉक्स जो है चूँकि ये आगे की तरफ इस तरफ मूव कर रहा है, तो जो लोअर बॉक्स है इसके कंपेयर में पीछे की तरफ जाएगा, तो इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, आगे की तरफ लगेगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा। कितना लगेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 20 न्यूटन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लगेगा बेटा, जो लोअर बॉक्स पर 20 न्यूटन, और उसके ऊपर यही एक फोर्स है 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। बॉक्स का मास कितना है 10 न्यूटन है, 10 kg है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब ये होगा इस क्वेश्चन में ये दोनों बॉक्स एक साथ कंबाइंड मूव नहीं करेंगे
अपर बॉक्स जो है वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव करेगा और जो लोअर बॉक्स है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की से जो है ये मूव करेगा। तो बेटा ये आपका बेसिक है।